तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील इन टेंशन जो है तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। HTS, HYSDMS, माइल्ड स्टील, हाई हाई यील्ड स्टील और हाई टेंसाइल स्टील। ठीक है, तो इन लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है हम लोगों का। दिखाई और सुनाई सब पढ़ रहा है ना तुम लोग को? ओम, दिखाई पड़ रहा है PDF? यस। तो यहाँ पर देखो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ होगा इस तरीके का होगा, जो यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये माइल्ड स्टील का था। ठीक है, अब क्या है उसके ऊपर, क्या है HYSD। HYSD में क्या है देखो, HYSD में डायरेक्ट यहाँ से एकदम ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, और HTSC में सेम प्रोफाइल ही है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मटेरियल का है, इस ग्राफ में कुछ मटेरियल का दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल, तो कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पर है देखो, रबर, ठीक है, गैस, कॉर्क, माइल्ड स्टील तो पता ही है, ये कास्ट आयरन और ये एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है हम लोग का, जल्दी ये सब चीज हम लोग का फेल कर जा रहा है, दिख रहा है ना, माइल्ड स्टील के तरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज है देखो, E कास्ट आयरन इज इक्वल टू हाफ E स्टील। ठीक है, E कास्ट आयरन इज इक्वल टू हाफ E स्टील, E एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1/3 E स्टील, और E कंक्रीट कितना होता है 1/10 टू 1/20। ठीक है, E यूड कितना होता है 1/8 टू 1/10 ऑफ स्टील। ठीक है, अब क्या है हम लोग का, अब हम लोग का है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या क्या है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलाबिलिटी, प्रूफ स्ट्रेस, रेजिलेंस, टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, हार्डनेस, क्रीप, फैटिग और इंड्योरेंस लिमिट, इलास्टिसिटी। ठीक है, इतना कुछ हम लोग का किसमें है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में है। ठीक है, यस मैम। तो डक्टिलिटी क्या बोल रहा है, रुको तो 5 मिनट वेट करो, तो इन लोगों को सबको आगे ज्वाइन करने दो, कराने से बहुत दिक्कत हो रहा है।
2 मिनट वेट कर लेते हैं, जिन लोगों को ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि बार बार ज्वाइन कराने से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मेटल पीस कैन बी ड्रॉन इनटू ए वैक्स और थिन सेक्शन under a tensioning effect. Ductility material are those which have 5% past elastic strength before fracture. तो डक्टाइल मटेरियल जो हम लोग के पास होता है वो क्या होता है? वो हम मेंशन मरांडी जो हो, अपने आप को म्यूट करो। मेंशन मरांडी, मेंशन मरांडी अपने आप को म्यूट करो। तो सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? जाओ मैं करती हूँ। यहाँ पर क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच ए मेटल पीस कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर और थिन सेक्शन अंडर टेंशनिंग इफेक्ट. डक्टाइल मटेरियल आर दोज व्हिच हैव 5% इलास्टिक स्ट्रेंथ बिफोर फ्रैक्चर. तो इसको कोई बताओगे क्या होता है? क्या चीज बोलना चाह रहा है डक्टिलिटी? कोई रेगुलर स्टूडेंट में से कोई बताओ इसको, डक्टिलिटी क्या बोलना चाह रहा है? ज्योति, यस मैम। बताओ। तुम लोगों को ये सब चीज समझाए थे हम, तो ये तुम बताओ तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं डक्टिलिटी? मैम डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम प्रेशर दे करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं और वो फिर थिन वायर में ब्रेक हो जाएगा। अचानक नहीं, मतलब अगर प्रेशर देंगे तभी। गलत बोल रही हो। डक्टिलिटी हम लोग का ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग प्रेशर देके उसको एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो थीन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। डक्टाइल जो मटेरियल होता है वो अचानक से फेल नहीं होता है। ब्रिटल मटेरियल में हम लोग का क्या होता है? अचानक से कोई वार्निंग नहीं देके वो फेल हो जाता है, ठीक है? लेकिन डक्टाइल मटेरियल में हम लोग का क्या होता है? वो एक वार्निंग देता है हम लोग को, उसके बाद वो फेल करता है, ठीक है? यस। तो जो माइल्ड स्टील है हम लोग का, वो लेकिन हम लोग का डक्टाइल मटेरियल में पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस क्या है? इट इज द लैक ऑफ द डक्टिलिटी सच मेटल डोंट शो क्रैकिंग बिफोर फ्रैक्चर. तो ब्रिटलनेस में क्या होता है? एकदम अचानक से वो फेल हो जाता है,
कोई तुमको वार्निंग नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, वो अचानक फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच it is the property of metal due to which a metal can be drawn into a thin sheet or negligible section by a pressuring foreign through the compression process। तो मेलेबिलिटी को कोई एक एक्सप्लेन करो रेगुलर में। ओम, मेलेबिलिटी को एक्सप्लेन करो, क्या बोलना चाह रहा है? मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? हनी, मेरा आवाज आ रहा है? तो मेलेबिलिटी को एक्सप्लेन करो। पढ़ाए मैम थे ना मेलेबिलिटी क्लास मतलब में? मैम बोलो। मेलेबिलिटी मतलब कि बिना फेल्योर के साथ उसका शेप चेंज हो सकता है, मतलब एक थिन शीट में हम्म अगर उस पे हम प्रेशर देंगे तो। तुम रेगुलर से हो कि लेटरल हो शिवम? लेटरल लेटरल है मैम। अच्छा, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या है? प्रूफ स्ट्रेस is a level of stress at which a material undergoes plastic deformation. More specifically, the proof stress often defined as the point when the material undergoes an amount of plastic deformation equal to 0.2%। ठीक है, तो प्रूफ स्ट्रेस के लिए कोई एक एक्सप्लेन करो। मैम जब हम लोग कोई मटेरियल में अगर स्ट्रेस दे रहे हैं तो ऐसा पॉइंट जिस स्ट्रेस पे वो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट 0.2% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें हो जाए, उस पॉइंट ऑफ स्ट्रेस को बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेस। सबको समझ में आया? यहाँ तक डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, प्रूफ स्ट्रेस तक सबको समझ में आया है? लेटरल स्टूडेंट को खास करके बोल रहे हैं, तुम लोग ये सब चीज पढ़ के आए हो, लेकिन फिर से हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम लोग का सिलेबस में है। तो तुम लोग को समझ में आया है लेटरल जो भी हो? प्रूफ स्ट्रेस एक्सप्लेन करते जगह फिर से। प्रूफ स्ट्रेस जो हम लोग का होता है वो मटेरियल का एक अंडरग्लोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। वो प्रूफ स्ट्रेस में हम लोग का क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, मतलब 0.2% एक परसेंट है, जहां पर हम लोग का प्रूफ स्ट्रेंथ क्या होता है? Often defined point, the point when the material undergoes an amount of plastic deformation। उस पॉइंट में जहां पर हम लोग का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? उस पॉइंट को हम लोग एज ए प्रूफ स्ट्रेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एज ए ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है ना? ये जो पॉइंट होगा हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रूफ स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेक्शन आएगा यहाँ तक ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, तो प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी।
तो रेजिलियंस में हम लोग का क्या होता है, वो एबिलिटी होता है मटेरियल का जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है व्हेन इट इज ए डिफॉर्म इलास्टिकली। जब ये इलास्टिकली डिफॉर्म्ड होने लगता है तब ये रेजिलियंस हम लोग का क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंड रिलीज दैट एनर्जी अपॉन अनलोडिंग। हाँ, उसके बाद क्या करता है, ये रिलीज करता है एनर्जी को, अनलोडिंग करता है। प्रूफ रेजिलियंस is defined as the maximum energy that can be absorbed up to elastic limit। तो proof resilience क्या होता है, proof resilience को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है किस लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो ये जो हम लोग का पॉइंट था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट था, ये पॉइंट हम लोग का क्या था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था प्रूफ स्ट्रेस में। और ये जो यहाँ से जो ये सेक्शन जो हम लोग का बन रहा है वो कितना का बन रहा है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का बन रहा है। ये चीज दिमाग में रखना। प्रूफ रेजिलियंस में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ तक एब्जॉर्ब करता है, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिस्टोरेशन नहीं करके ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। The modulus of resilience is defined as the maximum energy that can be absorbed per unit volume without creating permanent distortion। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ये क्या करता है, मैक्सिमम डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब। क्या मैक्सिमम एनर्जी किस में एब्जॉर्ब करता है, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में ये एब्जॉर्ब करता है विदाउट क्रिएटिंग एनी परमानेंट डिस्टोरेशन के बिना, ठीक है। अब क्या है, अब है टफनेस। मैम डिस्टोरेशन एंड डिफॉर्मेशन सेम है क्या? हाँ हाँ, डिस्टोरेशन और डिफॉर्मेशन डिस्टोरेशन मतलब और डिफॉर्मेशन मतलब सेम ही होता है, ठीक है। टफनेस, टफनेस क्या है, इसको कोई एक बोलो, क्या है टफनेस। Ma'am, toughness is defined as the ability of solid material to absorb energy until fracture occur। तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ऐसे तुम किसी को समझाने के लिए कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। तो मैम कोई मटेरियल कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है टूटने से पहले, रप्चर होने तक के पहले तक में कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं टफनेस। ये जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ये पर यूनिट वॉल्यूम में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, ये पर यूनिट वॉल्यूम में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। The modulus of toughness is the amount of strain energy per unit volume that a material can absorb just before it fracture। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस होता है वो क्या करता है, स्ट्रेन एनर्जी को, अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है।
कब तक? जस्ट बिफोर इट फ्रैक्चर तक. The modulus toughness is calculated as the area, the stress strain curve up to the fracture point. तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कैसे कैलकुलेट होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा उसका जो एरिया होगा उसको लेके मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कैलकुलेट किया जाता है. देखो यहाँ पर ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है. ठीक है, तो ये जो एरिया इसका आ गया यहाँ पर हम लोग के पास, ये जो एरिया आ गया ये हो गया हम लोग का मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को. अब क्या है? अब है हम लोग का हार्डनेस. हार्डनेस में हम लोग का क्या है? हार्डनेस इज ए डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन achieved for a identification of a predominated geometry and onto a flat surface of metal under a predetermined load. हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज ए डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल लोकल प्लास्टिक. ठीक है, डिफॉर्मेशन अचीव फॉर्म आइडेंटिफिकेशन ऑफ परमानेंट प्रीडिटरमाइंड ज्योमेट्रिकल उसमें क्या होता है? हार्डनेस में हम लोग का एक चीज तुम लोग देखे होगे, जो हम लोग हार्डनेस कैसे देखते हैं. प्लास्टिक का कोई भी जो चीज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? लोकल प्लास्टिक का जो भी चीज है वो हार्ड होता है. ठीक है, तो हार्डनेस इज ए डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ ए तो वो हम लोगों का जो प्लास्टिक मटेरियल में होता है. और वो क्या होता है? कौन से सरफेस में होता है? प्लास्टिक मटेरियल का जो फ्लैट सरफेस मेटल होगा उसमें होता है. और उसमें क्या होता है? प्री डिटरमाइंड लोड रहता है. मतलब एक लोड के बाद वो फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा. ठीक है, वो उसका लोड एक प्री डिटरमाइंड रहता है, मतलब उससे ज्यादा लोड हम उसमें दे ही नहीं सकते हैं. ठीक है, अब क्या है? क्रीप. क्रीप क्या है? क्रीप को पढ़ो तो कोई एक. हनी, क्रीप को बोलो तो एक बार. Creep is the tendency of a solid material to move slowly or deform permanently under the influence of persistent mechanical stress. एग्जाम तो होगा. विशाल, एग्जाम होगा विशाल कुमार, ऑनलाइन. हाँ, विशाल कुमार. बोलो. हनी बोलो. It can occur as a result of long-term exposure to high level of stress that are still below the yield strength of the material. Factors affecting creep are magnitude of load, type of loading, and time or age. मैम, ये क्रिप सॉलिड मटेरियल का वो टेंडेंसी है जिससे वो
स्ट्रेस जब अगर हम लोग किसी मटेरियल पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो अपना कैसे स्टेट चेंज कर रहा है, जैसे लोकल प्लास्टिसिटी उसका खत्म होते जा रहा है, इलास्टिसिटी खत्म होते जा रहा है। अगर हम लोग स्ट्रेस देते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड मतलब कितना लोड दे रहे हैं, टाइप ऑफ लोडिंग किस तरह का दे रहे हैं, स्टैटिक दे रहे हैं या डायनामिक दे रहे हैं, टाइम और एज कितने समय तक के लिए हम लोग उसमें वो लोड दे रहे हैं, और हम लोग लोड दे रहे हैं तो उसका फॉर्म कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो वही चेंज ऑफ फ्लो, वो जो उसका क्या बोलूं मैम, वो जो डिफॉर्मेशन जो उसका चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप के लिए हम एक तुम लोग को एग्जाम्पल बताए थे, वो याद है क्या होता है? यस मैम वो जब हम लोग जब हम लोग कपड़ा वो डालते हैं क्लॉथ को, मतलब हम लोग जब एक रस्सी को टांगते हैं, ठीक है, वो ma'am. देखना वो पूरा स्ट्रेट प्रोफाइल पे रहता है फर्स्टली, ठीक है। अब उस पे हम लोग डेली वाइज कपड़ा सुखा रहे हैं, मेल रहे हैं, वो धूप में है, बाहर में है, तो वो उसमें क्या होता है, धीरे 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 वो सैगिंग कंडीशन में आ जाता है, वो एक डिफॉर्म्ड होने लगता है। उसमें हम लोग एक लोड दे रहे हैं, लोड देने के साथ साथ वो डिफॉर्म्ड हो रहा है। वो जितना उसका टाइम बढ़ते जाएगा वो उसका एक डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो डिफॉर्मेशन हम लोग का हो रहा है वही चीज हम लोग का क्रीप है, ठीक है। यस मैम। अब क्या है फैटिग? तो फैटिग क्या है? फैटिग स्ट्रेंथ इज द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन withstand for a given member of cyclic without breaking. Fatigue strength is affected by environmental factors such as corrosion. The maximum stress that can be applied for a certain member of cycle without fracture in the fatigue strength. तो फैटिक स्ट्रेंथ में हम लोग का क्या होता है, साइक्लिक वे में उसमें हम लोग लोड डालते जाते हैं। ऐसे एक थीन वायर ले लो, उसको ऐसे मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते जाओ, ठीक है। करते करते वो क्या हो जाएगा, वैसे करते 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 वो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग उसमें कर रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में चलते 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 एक टाइम में जाके वो ब्रेक होगा, ठीक है। वो जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है उसमें, उसी को हम लोग फैटिग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस करते करते भी उसका कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा है उस पोर्शन तक को, जो वो जो पोर्शन रहेगा जहां तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, उसको हम लोड दे ही रहे हैं कंटिन्यूअस वे में, ठीक है। तो वो हम लोग का वो जो पोर्शन रहेगा वो हम लोग का फैटिग बोला जाए, ठीक है। अब क्या है एंड्योरेंस लिमिट? Endurance or fatigue limit, which is defined as the maximum stress below which the steel could permissible endurance as infinity number of cycle without failure. Endurance limit क्या है? यहाँ पर हम लोग को infinity number of cycle हम लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कोई ब्रेकिंग मतलब कोई फेलियर वॉकर नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एंड्योरेंस लिमिट हो जाएगा। तो सिंपल रूल ऑफ थंब कैलकुलेशन फॉर द फैटिग लिमिट इन 1/2 ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्या है हम लोग का इलास्टिसिटी? मकसूद अंसारी,
अब्दुल, 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 यस मैम। इलास्टिसिटी क्या है, इसको एक बार डिफाइन करो तो। मैम जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो फिर अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हम लोग एक चीज को, मेटल को हैं। जब उसको हम्म पुल करते हैं या फिर पुल करते हैं तो वो उसको जब छोड़ देते हैं तो वो पुराने अवस्था में फिर से आ जाता है। मतलब उसका सेफ का कोई चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं। ठीक है, उसका सेफ का कोई चेंज नहीं होता है। वो जो हम लोग के पास रहता है वो हम लोग के पास इलास्टिक लिमिट रहता है, ठीक है। It is the property of matter due to which original dimension will be recovered. तो इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी में हम लोग का ओरिजिनल डायमेंशन जो होता है वो रिकवर्ड हो जाता है, ठीक है। और वो जो हम लोग के पास रिकवर्ड होने का जो टाइम ड्यूरेशन या लिमिट बोलो, वो जो लिमिट रहता है वो हम लोग को क्या बोलते हैं, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में होता है वो क्या होता है, लीनियर कर्व में भी लीनियर और नॉन लीनियर होता है। Most of the metal represent same loading and unloading curve with elastic limit, within elastic limit. तो most of the metal में ज्यादातर metal का जो लोडिंग और अनलोडिंग कर्व होता है within elastic limit, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इलास्टिक रबर रिप्रेजेंट same loading and unloading curve with elastic limit, even though the entire strain is released on loading, ठीक है। तो रबर में क्या होता है, वो इस एंटायर स्ट्रेन में क्या होता है, रिलीज करने से वो लोडिंग मतलब फिर से अपने सेफ में चला आता है। सच फेनोमेना is called हाइड्रोसिस, एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिस। लेकिन ये जो रबर में अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये रबर का है लोडिंग अनलोडिंग कर्व, ये वाला। ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ मेटल बिहेवियर। लीनियर इलास्टिक कर्व ऐसा होता है, नॉन लीनियर कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन का इस तरीके से होगा, इलास्टिक प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग इस तरीके से होगा, इलास्टिक प्लास्टिक और विस्कोस प्लास्टिक अगर होगा उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा इस तरीके का, परफेक्टली प्लास्टिक अगर होगा तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद क्या है, परफेक्टली रिजिड और आइडियल रिजिड अगर होगा तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके से होगा, ऐसा होगा जिसमें कोई ग्राफ नहीं होगा, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ फेलियर, टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। लैटरल में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकोगे, क्योंकि हमको पता नहीं है तुम लोगों में से कौन कौन लैटरल हो। भारती भूषण तुम लैटरल हो,
भारत भूषण, यस मैम। अच्छा अमन कुमार, अमन तो शायद रेगुलर है। अमन तुम लैटरल हो या रेगुलर? हेलो। अमन यस मैम। हाँ, तुम रेगुलर हो ना या लैटरल हो? मैम रेगुलर है मैम। कोई भी लैटरल, प्रसन्नजीत महातो, प्रेम मुरारी, यस मैम। प्रसन्नजीत महातो, इसको एक्सप्लेन कर सकोगे? टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल पढ़े होगे तुम लोग डिप्लोमा में। डक्टाइल मटेरियल में किस तरीके, हाँ याद नहीं आ रहा मैम अभी। डक्टाइल मटेरियल में किस तरीके का फेलियर होता है, याद है? ये सब चीज तो बहुत मतलब याद रखने का चीज है, ये सब चीज भूलने से होगा? डिप्लोमा कंप्लीट करके आए हो, ठीक है, रिवाइज करो, देखो याद होता है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है, डक्टाइल मटेरियल में जब टेंशन फेलियर होता है, वो किस तरीके का फेलियर होगा हम लोगों का? कपकोन फेलियर होता है, कपकोन फेलियर होता है। और वो कितने डिग्री एंगल पे होता है? 45 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। इन ए डक्टाइल मटेरियल shear strength is less than tensile strength। तो शेयर स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेन से कम होता है डक्टाइल मटेरियल, which is less than or equal to compressive strain, ठीक है। shear strain is of the order of 57% of tensile strain, ठीक है। Ductile material in tension test show knacking, and during failure cup cone are formed before fracture, and this is called a cup cone failure. Such is a failure is due to shear and failure surface, ठीक है, of 45 the longitudinal direction of loading। तो ये जो लोडिंग जब हम लोग जाएंगे उसके लोडिंग के 45 डिग्री एंगल पे ये फेलियर हम लोगों का डक्टाइल मटेरियल का फेलियर ऑकर होता है, ठीक है।